Alright, so this is Mohammed Saqib and I'll be uploading the videos on the topics जिन पे डे टू डे लाइफ में हम डिस्कस या बात तो करते रहते हैं बट उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिस वजह से हो सकता है कि हम डिस्कशन में गलत ही जा रहे होते हो और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम शायद अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं और कुछ अच्छी इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं. सो आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ पॉवर्टी, and to be more precise it is multidimensional poverty. So let's start. अब देखो पॉवर्टी तो हम सारे मतलब सुन के समझ ही रहे कि यार ये तो बड़ा ही इजी चीज़ है, पॉवर्टी समझना कौन सी बड़ी बात है. पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है. बट द पॉइंट इज़ जब हम बैकग्राउंड में जाएंगे और फिर मेजरमेंट्स पे जाएंगे और फिर कैलकुलेशंस पे जाएंगे, वी विल अंडरस्टैंड हाउ पॉवर्टी इज़ कैलकुलेटेड एंड सीन वर्ल्ड वाइड. उसके बाद हम शायद ज़्यादा अच्छे से इस पर डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यूजुअली डिबेट करते रहते हैं यार इंडिया में ऐसा हो रहा है या कहीं और ऐसा हो रहा है, यहाँ पे पॉवर्टी ऐसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, वो नहीं कर रही. हो सकता है इस डिस्कशन के बाद हम ज़्यादा थॉटफुल वेव अपने अंदर रख ले और एक ब्रॉड कंसेप्ट एक इस टॉपिक का दिमाग में भर ले. ओके, सो विल स्टार्ट विद पॉवर्टी. अब पॉवर्टी ऑब्वियसली पॉवर्टी का मतलब वही होता है गरीबी. जब एक इंसान गरीब होता है तो उसको हम पोअर कहते हैं. बट द पॉइंट इज़ ये मेजर कैसे करें, हम कैसे पता लगे कि कोई गरीब है भी या नहीं है, कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा गरीब है, किसको ज़्यादा हेल्प चाहिए. तो इस सब के इशू के लिए स्टार्टिंग में हमने पॉवर्टी को इनकम से लिंक करना स्टार्ट कर लिया. ओके, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ एज अ होल. जब हम फिर इंडिया की पॉवर्टी पे आएंगे तो यहाँ की कुछ कमिटीज़ आएंगी, डांडेकर एंड रथ, फिर लकड़ावाला कमेटी, अलग कमेटी, हमारे पास तेंदुलकर कमेटी थी, रंगराजन कमेटी. उनके जो डिफरेंट सर्वेज या उनके जो डिफरेंट एस्टिमेट्स और कॉन्सेप्ट्स थे वो हम हो सकता है अगले लेक्चर में डिस्कस करें. बट इस टाइम पॉवर्टी एज अ होल, नॉट स्पेसिफिकली टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो ऐसे हम पॉवर्टी एज अ होल इस टाइम डिस्कस करें. तो जब इनकम बेस्ड अप्रोच हमने यूज़ किया तो पॉवर्टी को कैटेगराइज किया गया दो डिफरेंट सेक्शंस में. एक रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब देखो समझने के लिए यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती है जिससे हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे. रिलेटिव पॉवर्टी जैसा कि टर्म में ही समझ आ रहा है, रिलेटिव पॉवर्टी वुड मीन कि एक बंदा ए किसी दूसरे बंदे से पुअर है अगर रिलेटिवली उसके पास इनकम एक्सपेंडिचर कम है. फॉर एग्जांपल इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर 5 लाख के अराउंड होगा और इसका 10 लाख के अराउंड हो सकता है. तो हम कह सकते हैं पर्सन ए इज़ रिलेटिवली पुअर देन पर्सन बी. सिंपल, क्लीन. बट इससे क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत ही क्या थी? बिकॉज जब तक हम ये ना समझे कि कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत ही क्या थी, तब तक प्रॉबली हम वही बोलेंगे कि यार क्या फ़ायदा है साइंस पढ़ने का, पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर समझो कि इसमें फ्लॉ है तो छोड़ दो, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर समझो इसमें फ्लॉ है तो छोड़ दो. लेकिन तब हमने समझा आगे जाके कि यार वो फ्लॉड कॉन्सेप्ट पढ़ने का भी एक फ़ायदा था. ऐसे हम इस टाइम देखेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट जो भी आया उसका एक अपना फ़ायदा है और अभी भी चल रहा है. अब जो रिलेटिव पॉवर्टी वाला कॉन्सेप्ट है, इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मेजर करते हैं, दैट इज़ और इनकम इनइक्वालिटी. अगर आप अच्छे से देखोगे रिलेटिव पॉवर्टी हमें इनकम गैप के बारे में इंडिकेट करता है. एक कंट्री में इनकम गैप्स कितनी है, फिर ये बहुत सारी चीज़ों से मेजर करते हैं. हमारे पास गिनी कोएफिशिएंट आ जाता है, पाल्मर रेशियो आ जाता है, लॉरेंस कर्व आ जाती है. ठीक, तो ये सारी चीज़ें मिल के हमें इनकम इनइक्वालिटी का इंडिकेशन देते हैं कंट्री में. तो जितनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी होगी ऑब्वियसली हमारे जो पॉलिसीज़ होंगे वो टारगेटेड होनी चाहिए टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, राइट? बिकॉज जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी उतना डेवलपमेंट होलिस्टिकली स्प्रेड नहीं होगा एक कंट्री में. ठीक, और इतना ही नहीं, आप अगर कोई और पॉलिसी भी लाओगे आपका कोई सेक्शन नहीं उस पॉलिसी का फ़ायदा उठा पाएगा, दूसरा नहीं, बिकॉज ऑफ द इनकम डिस्पैरिटीज़. ठीक, तो रिलेटिव पॉवर्टी समझ आ गया कि हम इससे गरीबों को मेजर नहीं करते, हम एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, और इनकम इनइक्वालिटी मेजर करने से हमें कंट्री की हालत का पता चल जाता है और पता चल जाता है हमें एग्जैक्टली अपनी पॉलिसीज़ को टारगेट कहाँ पे करना है. ठीक, परफेक्ट. अब रिलेटिव पॉवर्टी को ख़त्म करके हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट पे.
एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज समथिंग एल्स। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को वर्ल्ड बैंक ने मॉनेटरी टर्म्स में ही डिफाइन किया था और बोला था एक बंदा स्टार्टिंग में लाइन कुछ और थी, कुछ टाइम पहले लाइन वाज $1.9 PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी पर पर्सन पर डे। तो अगर एक बंदा इतना एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो बंदा पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, आई मीन पॉवर्टी लाइन पे है, और इससे नीचे जो भी है वो एब्सोल्युटली पुअर है। तो मतलब वो क्रॉनिकली पुअर है, उनको डेफिनेटली एक पॉलिसी हेल्प चाहिए ही चाहिए, वो एक्स्ट्रा पुअर है। क्यों? क्योंकि ये रखा गया था एक स्टैंडर्ड के बेसिक लाइफ सपोर्ट्स जो है, बेसिक लाइफ एमिनिटीज़ जो है, बहुत बेसिक नेसेसरी लाइफ एमिनिटीज़, वो इस इनकम पे, इस एक्सपेंडिचर पे एक बंदा मिनिमम से मिनिमम अटेन कर सकता है। ठीक। अच्छा, ध्यान रखना ये जो $1.9 PPP पर पर्सन पर डे है, परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट दैन एक्सचेंज रेट। इट इज डिफरेंट दैन एक्सचेंज रेट, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार एक बंदे से बात कर रहा था और जब उसने ये सुना तो उसको लगा कि $1.9 का मतलब शायद हो सकता है 1.9 इंटू प्रेजेंटली अगर 83 लेंगे हम रुपी का वैल्यू अगेंस्ट डॉलर एक्सचेंज रेट पे, ठीक है, तो उसको लगा ये जो भी वैल्यू आएगा एक्स, ये होगा हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। बट नहीं, पीपीपी समथिंग डिफरेंट। टॉपिक नहीं है बट हम हल्का सा देख लेते हैं पीपीपी क्या होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है एक कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ जिसमें हमने कुछ कमोडिटीज़ कॉमन रखी हुई है अमंग टू कंट्रीज़, उनके प्राइस रेशियोज़ कैसे रहते हैं, पी इन कंट्री 1 बाय पी इन कंट्री 2, इनके प्राइस रेशियोज़ कैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में और सेम कमोडिटीज़ की प्राइस कैसा रहता है इंडिया में, इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, और इससे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंटली जो इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी है अगेंस्ट डॉलर, दैट इज 23 रुपीज़ के अराउंड। ठीक। तो हाँ, अब आप कर सकते हो 1.9 इंटू 23, तो बहुत डिफरेंस है। 83 एक्सचेंज रेट, 23 परचेजिंग पावर पैरिटी रेट। ओके, ऑलराइट। सो अब हमने देख लिया पॉवर्टी लाइन, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन डिफाइन की थी वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, बाय द वे ये रिसेंटली कुछ एक महीना पहले अपडेट की गई एंड इट हैज़ बीन नाउ कैप्ड एट $2.15 PPP पर पर्सन पर डे। ओके, तो दिस इज़ अ न्यू पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, और ये एक गाइडलाइन है। ठीक है, एक कंट्री अपने लिए इससे ऊपर पॉवर्टी लाइन रख सकती है जब कंट्री को पता होगा, गवर्नमेंट को पता होगा हम इतने ज़्यादा, ऑब्वियसली देखो आपके पास अगर पॉपुलेशन, ये आपकी पॉपुलेशन है, आप ये पॉवर्टी लाइन रखोगे तो ये आपके एब्सोल्युटली पुअर लोग आ जाएंगे, आपको इनके लिए टारगेटेड स्कीम्स बनानी है। हाँ, वहीं पे अगर आपने पॉवर्टी लाइन अप की तो आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की वेलफेयर अप्रोच है कैसा, वो उसी हिसाब से अपनी पॉवर्टी लाइन इसके ऊपर रख सकते हैं। हाँ, इसके नीचे नहीं रखना है क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड पॉवर्टी लाइन है। ऑलराइट, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझ आ गई, हमें रिलेटिव पॉवर्टी समझ आ गई, बट इस सब में हमने देखा सिर्फ इनकम की बात हो रही है, इनकम एक्सपेंडिचर। तो क्या है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, और क्यों हम आज कहते ही नहीं हैं कोई और कॉन्सेप्ट पे कि भाई किसी कंट्री की पॉवर्टी पे हालत कैसी है। हम हमेशा क्यों कहते हैं यार MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो वो रिलेटिवली पुअर है या कुछ ऐसा। तो ये MPI है क्या, हम अब वहाँ जाते हैं। ठीक, ऑलराइट। अब देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अच्छे से समझने से पहले हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा अबाउट पॉवर्टी। लेट्स टेक एग्जांपल, हमारे पास दो कंट्रीज है, कंट्री A, कंट्री B, और एक साथ में इसमें एजम्पशन कि कंट्री A जो है वो कैपिटलिस्टिक है नेचर में, प्योरली कैपिटलिस्टिक नेचर है इसका, और इसका सोशलिस्टिक नेचर है। और हम अपनी एक पॉवर्टी लाइन रख लेते हैं से 100 रुपीज़। ठीक, एंड एज्यूमिंग कि दोनों के पास रुपी ही है एज करेंसी। ठीक, तो ये हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन आ गई। डन।
मैं जूम करूँ, यहाँ पे एक बंदा है जो कंट्री ए में है और वो 90 रुपीज़ इनकम रखता है, और बी कंट्री में भी 90 रुपीज़ कमाने वाला एक बंदा है। तो अब अगर हम इनकम अप्रोच से जाए तो हमें पता चलता है कि ये दोनों एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, तो ये दोनों एब्सोल्युटली पुअर है। ऐसा चल रहा है हमारे सर्वे। बट द पॉइंट इज, कैपिटलिस्टिक कंट्री में बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई वेलफेयर स्कीम नहीं होगी। देयर विल बी एब्सेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। अब उस वजह से इसका जो ये 90 रुपीज़ इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर भी सारा बन जाएगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं ये एब्सोल्युटली पुअर है। बट ऑन द अदर हैंड, ये सोशलिस्टिक कंट्री वाला बंदा हो सकता है इसके पास फूड सिक्योरिटी स्कीम हो, फूड सिक्योरिटी स्कीम हो। अगर मैं इंडिया की एग्जांपल लूँ, हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक, गरीब कल्याण अन्न योजना। हमारे पास AAY कार्ड्स, राशन कार्ड्स, हमारे पास पोषण स्कीम, हमारे पास आंगनवाड़ीज। तो ये सारी, या इवन हमारे पास MSP ले लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो फूड सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, ये इस बंदे का, जिसकी इनकम 90 रुपीज़ है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर कम कर रही है, राइट। इसको चीप फूड मिल रहा है ना, 2 रुपये का चावल, 3 रुपये का गेहूँ, ठीक है। वैसे नेक्स्ट, इसी कंट्री में एक फ्री एजुकेशन स्कीम भी हो सकती है। तो फ्री एजुकेशन की कोई स्कीम हो सकती है, लाइक हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंडिया में, ठीक। ऐसी इससे पहले हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किया था 2002 में, तो आर्टिकल 21A ऐड किया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अप टू फ्रॉम क्लास 6 to 12, फ्रॉम ईयर 6 to 14 एज, इसमें आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल जाएगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। ऐसी हमारे पास हेल्थ केयर, चीप हेल्थ केयर है, हमारे पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस के लिए रिसेंटली आयुष्मान भारत, ठीक। तो ये सारी चीज़ें एक इस कंट्री बी के आदमी का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस कर लेती है। तो इसी इनकम पे वी कैन से स्टिल ए इज़ रिलेटिवली पुअर देन बी, एंड हो सकता है कि बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन के भी ऊपर हो, क्योंकि जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ है, इतना ही नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सब्सिडाइज्ड आ सकते हैं, सब्सिडीज़ कैन बी देयर। हमारे पास LPG कनेक्शन सब्सिडाइज्ड आ सकते हैं, ठीक। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन चीप हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एमिनिटीज़ इस कंट्री बी के बंदे को प्रिविलेज बनाती है कि वो अपने 90 रुपीज़ के इनकम को भी स्टिल सारा एक्सपेंडिचर में ना खर्च करे, और इस हिसाब से वो रिलेटिवली पुअर नहीं रहता है इसे, या वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो चीज़ें थी, इसमें हमने फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स, बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ें लाई ना। अब देख लो, पहला वाला न्यूट्रिशन वगैरह पे है, एजुकेशन पे है, यहाँ से ये हेल्थ पे है, ये लिविंग स्टैंडर्ड्स पे है, ये वाले पैरामीटर्स। तो आइडिया आया कि ये सब पैरामीटर्स ही देखने चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग पॉवर्टी, बिकॉज जिनके पास ये पैरामीटर्स नहीं है वो पुअर है। सोली इनकम कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो इस आइडिया को साथ लेके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जब इंडिसेस देखेंगे, हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इलस्ट्रेशन क्लियर है। अब हम आते हैं हमारी MPI पे। अब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो यही कैलकुलेट करती है कि हेल्थ इंडिकेटर्स में, एजुकेशन इंडिकेटर में, लिविंग स्टैंडर्ड इंडिकेटर में एक बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है, या एक कंट्री की एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन या सारी पॉपुलेशन कैसी परफॉर्म कर रही है। और मिलके ये 10 इंडिकेटर्स, कौन कौन से, हेल्थ वाले में 2 इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशन इंडिकेटर, चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर। एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड के 6 इंडिकेटर्स,
कुकिंग फ्यूल लाइक काउडंग यूज़ हो रहा है, वुड यूज़ हो रहा है, एलपीजी यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, ठीक। सैनिटेशन, पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कैसी है उस एरिया में। ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पास जल जीवन मिशन देख लो, हर नल से जल, ठीक है, वो वाली स्कीम्स देख लो, तो वो इसको इम्प्रूव करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, ठीक। हाउसिंग, हाउसिंग में ही हमारा आ जाता है, शाबाश, फ्लोर, एक सब इंडिकेटर इसका, लाइक हाउस का फ्लोर मड का है, सीमेंट का है, कैसा मकान है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसेट्स। अब एसेट्स में भी 3 टाइप्स के चीज़ें आ जाती है हमारे पास। पहला, एसेट्स फॉर इंफॉर्मेशन, लाइक क्या इसको इंफॉर्मेशन एक्सेस है, फॉर एग्जांपल इसके पास टीवी है, इसके पास इंटरनेट है, इसके पास मोबाइल है। एसेट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसके पास साइकिल है, इसके पास बाइक है, कुछ ऐसा है। ऐसी एसेट्स फॉर सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड्स, लाइफस्टाइल, लाइक क्या घर पे फ्रिज है, क्या घर पे कोई और ऐसा एसेट है, ठीक है। तो पॉइंट इज, ये सब इंडिकेटर्स मिलके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। तो ये दो मिलके पब्लिश करते हैं आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये तो सिंपल सादा MCQ कभी आ सकता है। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में पहले तो रीसेंट रिपोर्ट जो अक्टूबर 2022 में आई, ठीक है, जो अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट आई, इंडिया रैंक्ड 62 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। गुड। अब प्रेजेंट रैंक से तो कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक, जब तक हम कंपेयर ना करें। तो हम एक काम करते हैं, हम पीछे चले जाते हैं, 2005-6 वाला डेटा देख लेते। इसी का ध्यान रखो, हम सारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2022 का डेटा देख लेते हैं। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एज इंडेक्स रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है 2010 से, ध्यान रखना। अब कोई बोलेगा यार 2005-6 में कैसे MPI कैलकुलेट हो रहा था? हमारे पास MPI से पहले सेम इंडिकेटर्स पे 10 इंडिकेटर्स नहीं थे, हमारे पास हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन इनके सब इंडिसेस अभी क्लियर नहीं थे। हमारे पास था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HPI, ठीक। तो इसमें हमने मेजर कैटेगरीज वाले इंडिसेस, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड पे तो पहुंच गए थे, लेकिन सब इंडिसेस में अभी हम कंफ्यूज थे। तो उस वजह से अभी ये था, और 2010 के बाद हमारे पास फुल फ्लेज्ड MPI आना स्टार्ट हो गया। तो ऑब्वियसली ये वाला डेटा जो है ये HPI का हो जाएगा। द पॉइंट इज, जो 2005-6 की रिपोर्ट है, और फिर सिर्फ रैंक नहीं करते ये साथ में ये भी देखते हैं कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो पुअर रही है। जो इंडिया की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर, इट वाज 56%, अराउंड दैट 56 पॉइंट समथिंग, ठीक। एंड 2022 में जो रिपोर्ट आई, उसमें द पॉवर्टी परसेंटेज हैज रिड्यूस टू 16.1%। गुड। सो परसेंटेज टर्म्स में हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी कम हो गई है। अब आधी बात नहीं करूँगा, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में कुछ कम होना डजंट नेसेसरीली मीन कि एब्सोल्यूट टर्म्स में भी कम हुआ हो। अब हम देखेंगे, प्रूव करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या सच में कम हुआ है एब्सोल्यूट टर्म्स में भी या नहीं, ठीक है। तो परसेंटेज टर्म्स में डेफिनेटली कम हुआ है, बट दिस इज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन तो इंडिया की बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली 16.1% पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर अभी भी है, बट स्टिल हम देखते हैं जो 2005 की पॉपुलेशन हमारी थी, इट वॉज अराउंड 115 करोड़, और उसका 56% जो है वो आ जाएगा हमारा अराउंड 64.5 करोड़। तो 2005 में ये थी हमारी एब्सोल्यूट टर्म्स में पॉपुलेशन दैट वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर। और यही जब हम 2022 में देखते हैं, जो प्रेजेंटली हमारी 141 करोड़ के आसपास है पॉपुलेशन अनऑफिशियल, ये इसका 16.1% आ जाता है, अराउंड 22.8 करोड़। तो नाउ यू कैन सी एब्सोल्यूट टर्म्स में भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स 35% रिडक्शन, ठीक, 35% रिड्यूस हो गई है पॉवर्टी। तो मतलब जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आए इंडिया में टू सम एक्सटेंट काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत करना बाकी है, 22 करोड़ पीपल इज़ नॉट अ जोक, बट स्टिल काफ़ी हद तक हम उस पॉवर्टी लाइन से बाहर, उस पॉवर्टी के सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं जो कि हम 2025-26 के अराउंड फेस कर रहे थे, ठीक। मैंने 2025-26 का डेटा बेस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि तब ज़्यादा था तो मेरा ये परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगा, नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि हमने 1991 के बाद जो रिफॉर्म स्टार्ट किए उसके बाद इंडिया ने ग्रो करना स्टार्ट किया, जीडीपी ने ग्रोथ करना स्टार्ट किया, और 2010 तक अच्छी खासी 2010 तक अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी, ठीक है, या उससे पहले 2005 तक अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ वाला जो सेक्शन है ये सोच समझ के मैंने 2005 और 6 वाला डेटा ले लिया था। ओके, तो ये तो हमने बात की इंडिया इस टाइम कहाँ पे लाई करता है। ऑब्वियसली अभी आगे और कुछ भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, बट द पॉइंट इज़ क्या इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कुछ और कर रहा है? अब ये बहुत ज़्यादा करंट वाली बात आ जाएगी, जो कि रिसेंटली नीति आयोग ने एक इंडेक्स स्टार्ट किया। तो रिसेंटली नीति आयोग क्या होता है हम कभी अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। अच्छा, सिंपली अगर फुल फॉर्म भी देख लेंगे तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ठीक। सो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी, ठीक। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद ओपीएचआई एंड यूएनडीपी स्टार्टेड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो हमने नेशनल एमपीआई लॉन्च किया 2021 से, तो नेशनल एमपीआई लॉन्च किया। अब नेशनल एमपीआई सेम वही इंडिसेस जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में है, बट हमने हेल्थ इंडिकेटर और लिविंग स्टैंडर्ड इंडिकेटर इनमें 2 इंडिसेस वापस से ऐड किए अपने। तो हेल्थ में हमने एंटीनेटल केयर ऐड किया, और लिविंग स्टैंडर्ड में हमने बैंक अकाउंट एक्सेसिबिलिटी ऐड किया। बैंक अकाउंट एक्सेसिबिलिटी ऐड किया। अब एंटीनेटल केयर जिसको नहीं पता, जो प्रेगनेंसी पीरियड की जो भी केयर्स होती है उसको हम एंटीनेटल केयर में मानते हैं, ठीक है, कंसीव होने से डिलीवरी के बीच वाला जो भी टाइम होता है उस वाले केयर को। और बैंक अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बैंक अकाउंट्स यूज़ कर रही है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए हमने ये स्टैंडर्ड ले लिया था। अच्छा, वही फॉर्मलाइजेशन हमने करने के लिए बहुत स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं हम। रिसेंटली सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, उसको यहाँ पे हम टच कर लेते हैं क्योंकि बैंक अकाउंट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी। आरबीआई ने नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और पीरियड इसका स्ट्रैटेजी का 2019-24 है। ये क्वेश्चन आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019-24 इज एन इनिशिएटिव बाय विच इंस्टीट्यूट। तो आरबीआई वाज द आंसर, ठीक। बहुत सारों ने गलत किया बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन का लगता नहीं है कि आरबीआई कुछ करेगा, ठीक। तो ये इसलिए सो दैट हम फॉर्मलाइज इकोनॉमी को करें थोड़े ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर्स है जो कि बैंक्स को बाईपास करके कैश ट्रांसफर्स में सब कुछ हो रहा है, और बिकॉज फॉर्मलाइज्ड है नहीं, रिकॉर्ड्स रह नहीं रहे, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिकॉर्ड्स की कमी है उस वजह से ब्लैक मनी इंक्रीज़ हुआ जा रहा है इंडिया में, और टैक्स तो पता ही है कम होता जा रहा है, ठीक है, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ऑब्वियसली टैक्स इंक्रीज़, मैं टैक्स परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ लेकिन इससे ज़्यादा भी टैक्स बायोंसी हो सकती है, ठीक। एक डेटा के हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है या जो बाकी डेवलपिंग नेशंस है, वहाँ पे जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो रहता है वो ऑलमोस्ट रहता है
डायरेक्ट टैक्स 65% एंड इनडायरेक्ट टैक्स 35%, कुछ ऐसा रहता है, ठीक। बट जो इंडिया है वहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का रेशियो रह रहा है डायरेक्ट टैक्स अराउंड 66% और जो बाकी 34% बचता है वो रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सॉरी उल्टा हो गया, 34% के अराउंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स 66% के अराउंड। तो ये रेशियो रहता है जो कि हेल्दी नहीं रहता इकोनॉमी के लिए, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। तो जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स, तो हमें पता है अगर टैक्स आ भी रहा है तो उन बंदों से आ रहा है जो ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है वो यूजुअली एटलीस्ट बिफोर जीएसटी रिग्रेसिव नेचर का था। लाइक आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, अगर एक फॉर एग्जांपल ठीक है ना, एक बिस्किट पे अगर 2 रुपये का टैक्स है तो एक अमीर बंदे के लिए ये बर्डन बहुत कम है, बट वहीं एक गरीब बंदे के लिए जिसकी इनकम फॉर एग्जांपल पर मंथ 5,000 रुपये, उसके लिए ये बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे जो 5 लाख पर मंथ कमा रहा है उसके लिए बर्डन बहुत कम है, लेकिन टैक्स तो यही रहेगा, कॉन्स्टेंट रेट रहेगी, इसमें आप इंक्रीज़ नहीं करोगे इस बिस्किट पे टैक्स, ठीक। तो ये जो रिग्रेसिव नेचर है टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, उस वजह से इनडायरेक्ट टैक्स की जो टैक्स इंसिडेंस है वो कम रहनी चाहिए। बट स्टिल इंडिया में बिकॉज टैक्स एग्जेप्शंस बहुत ज़्यादा मिल रही है वहाँ से डायरेक्ट टैक्स वाले मामले में, तो उस वजह से डायरेक्ट टैक्स काफ़ी कम, और साथ में फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी है नहीं, ठीक। तो इसी वजह से जो हमने डीमनीटाइजेशन किया था, उसके बाद जीएसटी वगैरह, वो सारे स्टेप्स इसको अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए। तो इसमें आरबीआई ने एक इंडेक्स भी निकाला था, इट वाज कॉल्ड फिंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो इसमें भी 3 पैरामीटर्स थे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में। एक तो बैंक अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं बैंक अकाउंट, फिर यूजेज, कितनी फ्रीक्वेंसी रह रही है उस यूजेज की, मतलब क्या सिर्फ बैंक अकाउंट्स हैं उनके पास या उसको यूज़ भी कर रहे हैं। एंड थर्ड वाज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्वालिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स वो। सो ये डाइग्रेशन था, ये हम मिटाते, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सो ये 2 चीज़ें हमने ऐड की, और अब जहाँ पे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 10 इंडिकेटर्स है, तो ऑटोमेटिकली नेशनल मल्टी डायमेंशनल, नेशनल एमपीआई जो है उसमें आ जाएंगे 12 इंडिकेटर्स, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और वो 2 इंडिकेटर्स किस में ऐड हुए, एक हेल्थ में एंटीनेटल केयर, एक लिविंग स्टैंडर्ड में बैंक अकाउंट एक्सेसिबिलिटी। सो दिस वाज आई थिंक ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। आई होप अब कॉन्सेप्ट आ चुका है पॉवर्टी कैसे पहले इनकम से मेजर करते थे और कैसे इनकम वाले मेजरमेंट से कुछ इश्यूज बन जाते हैं, बिकॉज आप नहीं कंपेयर कर सकते हो 2 लोगों को होली एंड सोली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, फर्स्ट। फिर सेकेंड, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, क्या क्या इंडिकेटर्स और इंडिसीज ये यूज़ करता है, कैसे ये इंडिसीज अभी तक के लिए एटलीस्ट परफेक्ट है टू कैलकुलेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ऑब्वियसली विद टाइम कोई और इंडिकेटर भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि नहीं यार बैंक अकाउंट एक्सेसिबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग दिस, एंटीनेटल केयर इज़ इंपॉर्टेंट, तो हमने ऐड कर लिया। ऐसे ग्लोबली कुछ और भी हो सकता है आगे जाके, डिजिटल कनेक्टिविटी या कुछ ऐसा ऐड हो जाए, ठीक है, डिजिटल अवेयरनेस ऐड हो जाए या कुछ ऐसा ऐड हो जाए, वो विद टाइम चेंजेस होती रहेंगी। तो फिलहाल परफेक्ट ये है कि हम बेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर्स पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैलकुलेट करते हैं और इसका डेटा हमें ऐसे मिल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।